जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये सेकंड वीडियो है और इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम वर्चुअल आईओज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक सिंपल डिज़ाइन से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम विवाडो ब्लॉक डिज़ाइन को इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम अपना बोर्ड भी चेंज करेंगे, अल्ट्रा 96 वर्जन 2 पे काम करेंगे और क्या नाम है, हम यूज़ करेंगे वर्चुअल आईओज़ को। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले पहली वीडियो में हमने ये बोर्ड इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उस वीडियो में मैं फ़ोकस करना चाह रहा था FPGA के पूरे वर्कफ़्लो को बताने में, जो उसका हार्डवेयर डिज़ाइन वर्कफ़्लो है। तो इस और एक और ख़ास वजह ये थी कि इस बोर्ड के अंदर जो पुश बटन्स हैं वो FPGA फैब्रिक से कनेक्टेड नहीं हैं और इसकी जो एलईडीज़ हैं वो भी FPGA से कनेक्टेड नहीं है, वो यहाँ पे जिंक प्रोसेसर से कनेक्टेड हैं। तो जिसकी वजह से अगर हम एलईडीज़ को एक्सेस करना चाहते या बटन को एक्सेस करना चाहते तो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो पहले ही डिज़ाइन में मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं, तो इस वजह से मैंने एक सिंपलर डिज़ाइन से स्टार्ट किया। लेकिन अभी हम देखना चाहेंगे कि अगर FPGA के अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास बटन्स ना हो या कम हो या एलईडीज़ उस तरीके से ना हो, तो उसका एक और बहुत ही ज़बरदस्त हल है जो हमें FPGA की डीबगिंग के अंदर बहुत फ़ायदा देता है, और वो है वर्चुअल आईओज़ का इस्तेमाल। यानी अगर आपके FPGA में एक भी बटन या एलईडी नहीं है, उसके बावजूद भी आप वर्चुअल आईओज़ के ज़रिए आर्टिफिशियल बटन क्रिएट कर सकते हो और आर्टिफिशियल एलईडीज़ क्रिएट कर सकते हो, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जिस तरह आपका कोई भी पुश बटन काम करता है या कोई भी एलईडी काम करती है। और ये और ज़्यादा पावरफुल टूल है जो हमें डीबगिंग के अंदर बहुत हेल्प करता है। और इस वजह से मैंने सोचा कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को डिस्कस करें पहले, जो बेसिस हों, जो जो हमारी एक फंडामेंटल बेसिस बना दे, जिसको हम बाद में अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकें। तो VIOs एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाद में जब आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाओगे आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो और गेट हमने पहले बनाया है, अभी हम उस और गेट को वर्चुअल आईओस की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड के अंदर। तो ये है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कि हम देखेंगे वर्चुअल आईओस बनाते किस तरह से हैं, इसको कनेक्ट किस तरह करते हैं, और जैसा कि लिखा हुआ है कि ये VIOs डायरेक्टली आपके जो जो आपका डिज़ाइन होता है FPGA के अंदर, ये VIOs डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपके डिज़ाइन को इनपुट दे भी सकती हैं और आपके डिज़ाइन से आउटपुट रीड भी कर सकती हैं। और वर्चुअल आईओ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्चुअल आईओ के अंदर हमें क्लॉक की ज़रूरत भी होती है। अगर हमें याद हो, जब हम और गेट बना रहे थे तो तब हमारा डिज़ाइन प्योरली एक कॉम्बिनेशनल डिज़ाइन था, सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत ही सिंपल एंड गेट था। लेकिन जब हम वर्चुअल आईओ यूज़ करेंगे तो वर्चुअल आईओ का जो IP ब्लॉक है विवाडो के अंदर, उसको क्लॉक की ज़रूरत भी होती है। तो तो वर्चुअल आईओ को हमें क्लॉक देनी होगी। तो थोड़ा सा एक मसला एक अल्ट्रा 96 बोर्ड में एक और है कि इसके अंदर जो ऑन बोर्ड क्लॉक है डिज़ाइन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। क्लॉक्स अवेलेबल हैं लेकिन वो दूसरे पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जो हमारे डिज़ाइन को क्लॉक चाहिए होती है वो क्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो वो जो क्लॉक है वो किस तरीके से हमें मिल सकती है, हमारे डिज़ाइन को किस तरीके से क्लॉक मिल सकती है अल्ट्रा 96 बोर्ड में, हम उसको जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से हासिल कर सकते हैं। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा क्या मतलब है जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से हासिल करने का। लेकिन मैं आपको एक क्विकली एक चीज़ दिखा दूँ इधर। जैसे
मेरे पास ये अल्ट्रा 96 वर्जन 2 की हार्डवेयर गाइड मौजूद है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लॉक है वो PS क्लॉक है, प्रोसेसिंग सिस्टम की क्लॉक है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और क्लॉक्स भी हैं, लेकिन वो क्लॉक्स जो हैं आप देख सकते हैं कि USB 3.0 के लिए डेडिकेटेड है और ये डिस्प्ले पोर्ट के लिए डेडिकेटेड है। तो हमें अगर अपने डिज़ाइन के लिए जो क्लॉक इस्तेमाल करनी है वो हम ये क्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, PS की क्लॉक। तो और ये PS की क्लॉक हमें जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से मिल सकती है। जो जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम है ये एक हार्डवेयर कोर का सिस्टम है। ये आर्म की, इसके अंदर 6 कोर्स लगी हुई हैं। एक एक तो क्वाड कोर प्रोसेसर है और एक डुअल कोर रियल टाइम कोर्स हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम है, यहाँ से हमें ये क्लॉक हासिल हो सकती है। हम देखेंगे कि हम ये किस तरह ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप ये डिज़ाइन जब किसी और बोर्ड पे बना रहे हो, अगर आप RT पे बना रहे हो या आप ZCU102 पे बना रहे हो, तो उसके अंदर क्लॉक लेने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है ऑन बोर्ड क्लॉक हो, तो उसमें आपको जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप RT की बात करो, तो जहाँ तक मुझे याद है, RT बोर्ड के अंदर जिंक प्रोसेसिंग कोर्स नहीं है। तो जब RT बोर्ड के अंदर जिंक प्रोसेसिंग कोर्स नहीं है, तो फिर हम, इसका मतलब है ये जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते उसमें। तो उसके अंदर किस तरीके से क्लॉक देनी होगी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम VIOs को यूज़ करते हैं अल्ट्रा 96 के तौर पे, ख़ास तौर पे, तो जैसा मैंने कहा कि हमें जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। और जब हम जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा चला जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर डिज़ाइन की तरफ, क्योंकि हमें जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर रन करना पड़ता है उस पर। वो सॉफ्टवेयर जब रन होता है तभी जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम क्लॉक देना स्टार्ट करता है। इस चीज़ को भी हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ क्लॉक देने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके बोर्ड में ऑन बोर्ड क्लॉक अवेलेबल है तो उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट समझने हैं जो मैंने ज़्यादा डिटेल में बताए हुए हैं, वो इन 2 वीडियोस में आप बिल्कुल देख सकते हो। अगर आप इन 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 वीडियोस का लिंक फॉलो करोगे, अगर आप उन दोनों वीडियोस का लिंक फॉलो करोगे तो इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन क्या होता है, PS और PL इंटरफेसेस क्या होती हैं, कौन सी चीज़ PS PL आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करती हैं। और तो यहाँ से आपका ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे। और उसके बाद जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर डिज़ाइन वर्क फ्लो है वो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ये जब आप देखना स्टार्ट करोगे, इसके अंदर मैं काफ़ी डिटेल में गया हुआ हूँ। इसको जब आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर डिज़ाइन के वर्क फ्लो से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। तो तो इसी वजह से, चूँकि ये 2 वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन की, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली टच करूँगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन के टॉपिक को। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारा मकसद है VIOs को कैसे यूज़ करना है, VIOs किस तरह से हमें फ़ायदा दे सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि जब हमारा VIO जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा होता है। आप देख सकते हो कि ये एक वर्चुअल बटन्स क्रिएट हो गए हैं। ये 2 बटन्स, ये हमारे डिज़ाइन के ये 2 सिग्नल्स हैं A और B। और ये जो Y है इसका आउटपुट मैंने कनेक्ट कर दिया है इस LED के साथ। तो आप देख सकते हो कि जब दोनों ज़ीरो हैं तो LED रेड है, और जैसे ही मैंने एक भी आउटपुट ऑन किया है तो LED ग्रीन हो गई है। और ये बिल्कुल मैं विवाडो इंटरफेस से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ
और ये जो एलईडी का मुझे आउटपुट मिल रहा है इधर, ये आ रहा है एफपीजीए पे जो हमारा डिज़ाइन प्रोग्राम हो चुका है। और ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, ये डायरेक्टली हम अपने एफपीजीए पे जो हमारा और गेट इम्प्लीमेंट हुआ है, हम डायरेक्टली उसको यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और उसका आउटपुट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस तरह के हम दर्जनों बटन्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हम, और ज़्यादा बिट विड्थ के भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ 1 बिट इनपुट है, 1 बिट आउटपुट है। इसकी बिट विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ़ एलईडीज़ भी हम बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ़ बटन्स भी हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और उसके अंदर हम कभी कभार हम डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स ऐड करने होते हैं हमें, तो वहाँ पे ये जो वी आई ओज़ हैं ये बहुत काम आते हैं। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि क्लॉक का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है अल्ट्रा 96 के अंदर। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि क्लॉकिंग किस तरीके से करनी है हमें। तो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो, ये है हमारा और गेट। ये और गेट वो है जो हमने पिछली वीडियो में इम्प्लीमेंट किया था। इस और गेट को आप देख सकते हो कि जो इनपुट है वो हमारे वर्चुअल आईओ के ब्लॉक से जा रहा है। आप देख सकते हो कि एक इनपुट इसको ए पे जा रहा है, एक बी पे जा रहा है। इनपुट और गेट के लिए, लेकिन वी आई ओ का ये आउटपुट है। और जो हमारा और गेट का आउटपुट है, ये हम दे रहे हैं वी आई ओ के इनपुट पे, क्योंकि वी आई ओ ने रीड करना है डेटा और गेट से, तो इसलिए ये इसको इनपुट पे जा रहा है। और हमने देखा कि वी आई ओ की जो क्लॉक है वो हमें मिल रही है जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से। ये जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड के अंदर होता है, और ये मेरे ख्याल में आर टी के अंदर नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे यहीं से ही क्लॉक मिल सकती है, इसीलिए मैं ये वर्क फ्लो फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके डिज़ाइन में ऑन बोर्ड क्लॉक है, तो फिर आप उसको इस तरह भी बना सकते हो। एक अल्टरनेटिव अप्रोच है कि आप इसको एक्सटर्नल क्लॉक डायरेक्टली यहाँ प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ से आप अपने ऑन बोर्ड क्लॉक इसको दोगे, तो ये डायरेक्टली ही क्लॉक लेके आपका डिज़ाइन इस तरीके से काम करने लग सकता है। अच्छा, ये हो सकता है कि कुछ बोर्ड्स के अंदर हो सकता है कि आपको सिंगल एंडेड क्लॉक ना मिल रही हो। अगर तो आपको सिंगल एंडेड क्लॉक नहीं मिल रही, तो उसके फिर दो तरीके हैं। या तो आप एक बफ़र यूज़ करो, डिफरेंशियल बफ़र, जिस तो पहले आप जो क्लॉक है वो उस बफ़र में बफ़र को दो वो क्लॉक, फिर उस बफ़र से सिंगल एंडेड क्लॉक आप यहाँ पे इनपुट करो। जो दूसरा मेथड है वो है क्लॉकिंग विज़ार्ड यूज़ करने का। क्लॉकिंग विज़ार्ड के को भी आप डिफरेंशियल क्लॉक दे सकते हो। आप इसकी सेटिंग इस तरह कर सकते हो कि आप इसको डिफरेंशियल क्लॉक इनपुट दे सकते हो। तो अगर आपके बोर्ड पे डिफरेंशियल क्लॉक है, आप डिफरेंशियल क्लॉकिंग विज़ार्ड को दो, और यहाँ से सिंगल एंडेड क्लॉक आप अपने वी आई ओ ब्लॉक को दे सकते हो। जैसा यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंडेड क्लॉक नज़र आ रही है आपको, लेकिन आप इसको कॉन्फ़िगर करके डिफरेंशियल भी कर सकते हो। क्लॉकिंग विज़ार्ड में इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास एक्सटर्नल क्लॉक नहीं है, तो मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एक्सटर्नल क्लॉक कुछ बोर्ड्स में होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आरटी में होगी, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ZCU102 का दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक किस तरीके से होती हैं। जैसे ये जो यूज़र गाइड है, ये हम पहले भी थोड़ा सा ब्रीफली देख चुके हैं जब हम और गेट बना रहे थे। और हम इसके अंदर जब क्लॉक जनरेशन के हेडिंग में आते हैं, तो हमें दिखता है कि इस बोर्ड के अंदर ना बहुत सारी डिफरेंट क्लॉक्स हैं। और इसके चूँकि ZCU10 इज़ ऑल्सो MPSoC सिस्टम, विच इज़ दैट मीन्स कि इसके अंदर जिंक कोर्स भी हैं और इसके अंदर FPGA फैब्रिक भी है। तो तो इसमें इसमें भी आपको एक प्रोसेसिंग सिस्टम से क्लॉक लेने का ऑप्शन मिला हुआ है। और इसके अंदर मज़ीद डिफरेंट क्लॉक्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हैं। PCIe के लिए अलग है, और SATA इंटरफेस के लिए अलग है, USB 3.0 के लिए अलग है, डिस्प्ले पोर्ट के लिए अलग है,
SMA इंटरफेसेस के लिए अलग है, HDMI SFP इंटरफेस के लिए अलग है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ZCU बोर्ड है ये एक कॉम्प्लेक्स बोर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और वो डिफरेंट स्पीड पे चल रहे हैं, उनके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं और इसलिए बाज़ औक़ात हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट क्लॉक चाहिए होती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव सो मेनी डिफरेंट क्लॉक्स इन ZCU 102। लेकिन जो हमें एक्चुअल यूज़ कर रहे होते हैं हम अपने डिज़ाइन के लिए, जो वो हम ये क्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं ZCU 102 में। तो ये क्लॉक अगर हम वापस यहाँ पर आएँ अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो अगर मैं इस डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे क्लॉक देनी है वो मुझे ये यूज़र क्लॉक देनी होगी। लेकिन अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये डिफरेंशियल क्लॉक है। तो डिफरेंशियल क्लॉक के लिए मुझे इससे पहले या तो डिफरेंशियल क्लॉक को सिंगल एंडेड क्लॉक में कन्वर्ट करके देना होगा या फिर मैं क्लॉकिंग विज़ार्ड यूज़ कर सकता हूँ। क्लॉकिंग विज़ार्ड में ये ऑप्शन होता है कि आप इसको डिफरेंशियल क्लॉक इधर दो और ये आपको यहाँ पे सिंगल एंडेड क्लॉक दे देगा। तो अब आते हैं विवाडो डिज़ाइन पे और देखते हैं कि इस डिज़ाइन को हम किस तरह बना सकते हैं और वर्चुअल आईओस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पुराना प्रोजेक्ट जो हमने और गेट के लिए बनाया था। तो यहाँ हम एक चीज़ करेंगे, हम अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोजेक्ट पार्ट जिंक अल्ट्रा स्केल ZCU 102 है और जैसा हमने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम जो ज़्यादातर काम करेंगे वो अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड को लेके कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें प्रोजेक्ट पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट डिवाइस में आकर यहाँ मैं अपनी प्रोजेक्ट डिवाइस चेंज कर देता हूँ। जैसे पहले ZCU 102 सेलेक्ट हुई हुई थी, तो इसको मैं अल्ट्रा 96 वर्जन 2 पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे मैं आ गया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस चेंज हो गई है। इसको मैंने अप्लाई किया। ये मुझसे कह रहा है कि जो पिछले आपने सिंथेसिस रन किए हैं क्या आप वो सेव करना चाहेंगे। तो मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको सेव करना नहीं चाहता, क्योंकि जो पुरानी सिंथेसिस है उसको मैं अभी बाद में कोई मुझे उसका काम नहीं है। तो मैंने ओके कर दिया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो बोर्ड है ये चेंज हो गया है। ये अल्ट्रा 96 का बोर्ड शो हो रहा है इधर। सिंथेसिस को मैं रीसेट कर देता हूँ क्योंकि पुरानी सिंथेसिस पुराने बोर्ड को लेकर हुई हुई थी। सही। तो अब हम आएंगे विवाडो ब्लॉक डिज़ाइन में। ये हमारा और गेट है जो हमने पहले बनाया था। हम क्रिएट करते हैं क्रिएट ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक डिज़ाइन एक बहुत ही अच्छा फीचर है विवाडो के अंदर। ब्लॉक डिज़ाइन से आप काफ़ी फास्ट कर सकते हो अपनी डेवलपमेंट, क्योंकि ब्लॉक्स को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो और आपकी पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इस ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर आप अपने कस्टम ब्लॉक्स भी आप ऐड कर सकते हो। हम इसके अंदर अपना और गेट ऐड करेंगे और उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप इसको राइट क्लिक करो और आप यहाँ पे करो ऐड मॉड्यूल टू द डिज़ाइन और आप देखोगे कि आपका जो और गेट है वो इधर ऐड हो गया है। सही। तो हमारे पास हमारा और गेट आ गया है। अब हमें इसके जो पोर्ट्स हैं इसको वर्चुअल आईओ से कनेक्ट करना है। तो हम ऐड आईपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी आईपी कोर्स आ जाएंगी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं विवाडो के अंदर। ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। इसके अंदर हम लिखते हैं वी आई ओ आया तो आपने देखा कि वर्चुअल इनपुट आउटपुट आपको दिख गया इधर।
तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं और ये देखते हैं कि हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने हिसाब से। इनपुट प्रोब काउंट, आउटपुट प्रोब काउंट। इनपुट प्रोब काउंट का मतलब यह है कि आप कितनी ज़्यादा इनपुट प्रोब चाहते हो। अच्छा, ये जो इनपुट प्रोब है ये इनपुट ले रही है हमारे और गेट की आईपी से, और हमारा जो नंबर ऑफ़ आउटपुट है वो एक ही है, तो हम सिर्फ इनपुट प्रोब काउंट एक ही रखेंगे। और आउटपुट प्रोब काउंट का मतलब यह है कि वी आई ओ आउटपुट देगी हमारे और गेट को, और हमें यहाँ पे दो इनपुट चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे दो आउटपुट चाहिए होंगे। तो आउटपुट का मतलब वी आई ओ के हिसाब से ये है कि हम सिग्नल दे रहे होंगे और गेट को, और गेट के हिसाब से वो इनपुट होगा। तो इसलिए हमें दो आउटपुट पोर्ट्स चाहिए ताकि हम इन दोनों सिग्नल्स को ड्राइव कर सकें, और एक इनपुट प्रोब चाहिए। और आप देख रहे हो कि इधर ज़ीरो कॉलन ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि इनपुट प्रोब जो उसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 1 बिट है। इस यहाँ से हम बिट बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 बिट है, तो हम इसको 1 ही रखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो प्रोब आउट है इसकी भी विड्थ ज़ीरो कॉलन ज़ीरो है, यानी 1 बिट है। और यहाँ पे इनिशियलाइज भी हुई हुई है वैल्यू, तो ज़ीरो से इनिशियलाइज हुए हुए हैं दोनों आउटपुट। इसका मतलब है कि जब हम इस आउटपुट दोनों को कनेक्ट करेंगे ए और बी से, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी को वैल्यू ज़ीरो जा रही होगी। तो हम ओके कर देते हैं और हम इन दोनों पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और इस आउटपुट पोर्ट को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि अब ये क्लॉक रह जाती है इधर, क्योंकि एक वी आई ओ के जो ब्लॉक को क्लॉक भी चाहिए होती है। तो ये क्लॉक, जैसा मैंने कहा कि आप क्लॉकिंग विज़ार्ड से भी ले सकते हो, लेकिन क्लॉकिंग विज़ार्ड हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें। यहाँ हम जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से क्लॉक लेंगे, तो मैं यहाँ जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम लिखता हूँ। ओके, तो जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे ही मैंने ऐड किया है, उसके बाद मुझे यहाँ पे रन ब्लॉक ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। ये चीज़ करेगी क्या, ये बोर्ड प्रीसेट अप्लाई कर देगी। बोर्ड प्रीसेट ये होता है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम की, और ये चीज़ करने से मेरा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उसके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी। ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती हैं क्योंकि जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो काफ़ी एक कह लीजिए कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा ब्लॉक है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके खोल के दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। इसके अंदर आपको एस पी आई इंटरफेस मिलेगी, यू आर्ट मिलेगी, एस डी कार्ड, यू एस बी, जी पी आई ओज़, और ये क्वाड कोर आर्म का प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये डुअल कोर आर्म प्रोसेसिंग सिस्टम है। और फिर आप हाई स्पीड, लो स्पीड इंटरफेसेस, फिर डिफरेंट क्लॉक्स, फिर DDR मेमोरी भी कनेक्ट है, और PSPL डिफरेंट इंटरफेसेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इन दो वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं मज़ीद डिटेल में गया हुआ हूँ इंटरफेसेस के इंटरप्ट्स क्या होते हैं, PSPL इंटरफेसेस क्या होती हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये जो PL क्लॉक ज़ीरो है, यहाँ इससे मतलब है मुझे, ये क्लॉक जो है, जो आप देख सकते हो इधर 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है, ये क्लॉक मैं देना चाहूँगा अपने VIO ब्लॉक को। अच्छा, आप कह रहे होंगे ये मज़ीद चीज़ें क्या हैं। ये मज़ीद जो एक सा इंटरफेस है, जब हमने बोर्ड प्रीसेट अप्लाई किया तो ये एक सा इंटरफेसेस भी एक्टिवेट हो गई हैं। और बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम कोई एक सा बस यूज़ नहीं कर रहे, कोई ऐसे स्लेव पेरिफेरल्स हमने कनेक्ट नहीं किए जिसके लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत हो। तो इसको हम बिल्कुल डिसेबल कर सकते हैं।
अगर हम पी एस पी एल कॉन्फ़िगरेशन में आएँ और पी एस पी एल इंटरफेसेस में आएँ, मास्टर्स में आएँ, तो ये मैं दोनों डिसेबल कर देता हूँ। तो इनसे होगा ये कि ये दोनों इंटरफेसेस डिसेबल हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी, और इनकी रिस्पेक्टिव क्लॉक्स भी नहीं रहेंगी, क्योंकि ये जो क्लॉक है ये एक साई ज़ीरो इंटरफेस के लिए है, और ये जो वन क्लॉक है ये एक साई वन इंटरफेस के लिए है। तो ओके कर देता हूँ मैं इसको, और रीसेट की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही डिज़ाइन, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। और अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली सेम डिज़ाइन है जो मैंने यहाँ फिगर में भी शो किया हुआ है। अच्छा, जब डिज़ाइन पूरा हो जाए तो उसके बाद एक चीज़ जो ब्लॉक डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट होती है करना, वो ये है कि हम इस पे क्लिक करते हैं वैलिडेट डिज़ाइन पे। ये वैलिडेट डिज़ाइन, छोटे डिज़ाइन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कभी हमारा बड़ा डिज़ाइन होता है और हम कभी कभार कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स कनेक्ट करना भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाए और मैं क्लॉक की पोर्ट ऐड ही करना भूल जाऊँ वीआईओ में, तो उस केस के अंदर ये जो वैलिडेशन वाला जो स्टेप है, ये प्रॉम्प्ट आपको देता है कि आपके पास कुछ अनकनेक्टेड पोर्ट्स हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ऐसा किया हुआ है कि यहाँ पे मेरा जो और गेट है ये 1 बिट इंटरफ़ेस है इसकी, लेकिन मैंने इसके साथ एक डिफरेंट बिट विड्थ की इंटरफ़ेस कनेक्ट कर दी है, तो फिर भी मेरा जो वैलिडेशन वाला जो स्टेप है ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि मैंने जो डिफरेंट बिट विड्थ की चीज़ें आपस में कनेक्ट की हुई हैं। तो इस तरह की कुछ ये वार्निंग्स आपको देता है, जिससे आप थोड़े मोहतात हो जाते हो और आप फिर बेहतर डिज़ाइनिंग कर सकते हो वो, या आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो उन मिस्टेक्स को। तो हमारा ब्लॉक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आप देखोगे कि यहाँ पे डिज़ाइन, एक ब्लॉक डिज़ाइन का एक डिफरेंट सा थोड़ा सा लुक है। ये इस तरह ऑरेंज से कलर में होता है ब्लॉक डिज़ाइन। इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ तो मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ, और मैं दोबारा भी इसको डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ। और आप देखोगे कि ब्लॉक डिज़ाइन की हायरार्की में वो तीनों चीज़ें आ रही हैं जो हमारे डिज़ाइन में मौजूद हैं। यानी इसको मैं खोलता हूँ तो मेरे पास और गेट है, जो मेरे पास यहाँ पे और गेट है। ये VIO का ब्लॉक आप देख रहे हो, ये VIO की IP है, और ये जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि ये है। तो हमारे पास हायरार्की में सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये हमारा टॉप ब्लॉक डिज़ाइन है। अच्छा, इससे आगे जाने के लिए हमें सिंथेसिस करने से पहले ब्लॉक डिज़ाइन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमें एक इसका टॉप रैपर जनरेट करना होता है। तो अगर आप यहाँ राइट क्लिक करके क्रिएट HDL रैपर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक डिज़ाइन का रैपर क्रिएट हो जाएगा। सो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट रैपर, ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक टॉप रैपर क्रिएट हो गया डिज़ाइन का। और इसको अगर मैं खोल के देखूँगा तो आप देखोगे बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये ब्लॉक डिज़ाइन इंस्टेंशिएट हुआ हुआ है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। कोई पोर्ट्स हमें नज़र नहीं आ रही। वो पोर्ट्स इस वजह से भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारे डिज़ाइन में कोई एक्सटर्नल पोर्ट है ही नहीं। हमने सारी जो चीज़ें थी हमने उसको इंटरनली ही कनेक्ट कर दिया है VIO के साथ, तो हमारी कोई एक्सटर्नल पोर्ट है नहीं। तो इसलिए हमें कोई पोर्ट नज़र नहीं आ रही इधर। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, यही हमारा डिज़ाइन है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे बग़ैर एक्सटर्नल पोर्ट्स के। अच्छा, अब हमें हमारा जो आम तौर पे नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ पर। हम दोबारा से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कंस्ट्रेंट्स का। आपको याद होगा कि कंस्ट्रेंट्स हमने ऐड किए थे। चूँकि अब हमारी एक्सटर्नल पोर्ट्स नहीं हैं तो हमें अब इन कंस्ट्रेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई एक्सटर्नली किसी पुश बटन से या LED से कनेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट ये जो कंस्ट्रेंट्स थे ये तो ZCU 102 बोर्ड के कंस्ट्रेंट्स थे। हम तो यहाँ बोर्ड चेंज कर चुके हैं।
हम बोर्ड यहाँ पे आप देखोगे अल्ट्रा 96 बोर्ड ला चुके हैं। तो इन कंस्ट्रेंट्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सब को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये कंस्ट्रेंट्स इस्तेमाल नहीं होंगे सिंथेसिस के दौरान। तो सिंथेसाइज करता हूँ मैं अब डिज़ाइन को, ओके करता हूँ, और अब सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो सिंथेसिस हमारी कंप्लीट हो गई है और हम सिंथेसाइज डिज़ाइन को ओपन करते हैं। तो आप देखोगे कि आईओ पोर्ट्स के अंदर कोई भी पोर्ट मेंशन नहीं है, एंड इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल पोर्ट नहीं है। हमने कोई कंस्ट्रेंट्स फाइल ऐड नहीं की है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और आई थिंक हम सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये शो करवाना चाह रहा था। हम यहाँ से डायरेक्ट रन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जनरेट बिट स्ट्रीम करते हैं। अगर मैं जनरेट बिट स्ट्रीम करूँगा तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली पहले ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा और फिर बिट स्ट्रीम जनरेशन का स्टार्ट करेगा। अगर मैं रन इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो फिर मुझे बिट स्ट्रीम पे मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा। तो जनरेट बिट स्ट्रीम सारे जो स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली कर देता है। जो भी इससे पिछले स्टेप्स होते हैं सिंथेसिस के, इम्प्लीमेंटेशन के, वो सारे कर देता है। तो जनरेट बिट स्ट्रीम पे क्लिक करता हूँ, यस, ओके। जी, तो बिट स्ट्रीम जनरेट हो चुकी है और हम हार्डवेयर मैनेजर की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो अब हम जैसे बोर्ड चेंज कर चुके हैं, अल्ट्रा 96 यूज़ कर रहे हैं, तो अल्ट्रा 96 को कनेक्ट करने का तरीका अगेन मैंने यहाँ पे अल्ट्रा 96 को कनेक्ट किस तरह करना है, अल्ट्रा 96 को कनेक्ट किस तरह करना है, क्या क्या ड्राइवर्स आपको चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं। और सारी सारी डिटेल्स इन 3-4 वीडियोस में मौजूद हैं। तो मैं अपना FPGA बोर्ड कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप के साथ। ये मैंने स्विच ऑन किया है और मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बोर्ड डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बोर्ड डिटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट प्रोग्राम्ड। तो मैं यहाँ से इसको प्रोग्राम डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आपको याद हो, पिछली दफ़ा जब हम और गेट प्रोग्राम कर रहे थे तो सिर्फ़ और सिर्फ बिट फाइल थी, लेकिन इस दफ़ा डीबग प्रो फाइल भी है। ये डीबग प्रो फाइल है जिसकी वजह से हम FPGA से डेटा रीड और राइट कर सकेंगे अपने मॉड्यूल से। अपने जो और गेट की IP है वो इन डीबग प्रो फाइल की मदद से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ और FPGA प्रोग्राम हो चुका है मेरा। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, ये जो बटन्स थे ये शो होने लग गए थे, वो बटन्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे वार्निंग आ रही है कि डीबग कोड डिटेक्ट नहीं हुई है एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विद द क्लॉक connected to the debug core. The clock should be free running clock and the clock should be active. और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि चूँकि मैं प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ और प्रोसेसिंग सिस्टम को मुझे ऑन करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग सिस्टम को मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके मुझे यहाँ पे क्लॉक मिलना स्टार्ट होगी। तो प्रोसेसिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि अब उसके लिए मुझे SDK में जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने पूरा प्रोसेस किया है ये हार्डवेयर डेवलपमेंट फ़्लो है।
हमें यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ़्लो की तरफ जाना है। और उसके लिए हमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम यहाँ से अपनी हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ताकि हम जब सॉफ्टवेयर लिख रहे हों तो हमारे पास सारी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन मौजूद हो, हार्डवेयर को मद्देनज़र रखते हुए हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हों। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे, इंक्लूड बिट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि ये एक कमांड एग्जीक्यूट हुई है जिसने हमारी हार्डवेयर को कॉपी कर दिया है एसडीके के फ़ोल्डर में। जैसा मैंने कहा कि ये इस मेथड के अंदर आपको एसडीके में जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो दो मेथड्स हैं इसके अंदर इन इन दो अप्रोचेस के अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वाला फ़्लो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस वाले केस में जब हमें जिंक से हमें क्लॉक देनी है, इस केस के अंदर हमें ज़रूरत होती है इसकी। और चूंकि मेरे पास अल्ट्रा 96 बोर्ड है और मुझे क्लॉक यहाँ यहीं से मिल रही है, यहीं से मिल सकती है, तो मुझे यहाँ पे इस फ्लो इसी अप्रोच को यूज़ करना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसको मैंने मज़ीद और डिटेल में इन दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा ज़रूर। तो उससे आपको आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो का। तो खैर, मैंने यहाँ पे अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर दी है और अब मैं यहाँ से ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लॉन्च करूँगा। लॉन्च एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ओके। हाँ जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो एक्सप्लोरर है वो लॉन्च हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पूरा एक्सपोर्ट कर दिया है हमने उधर से, जिसके अंदर बिट फाइल भी है और जिसके अंदर हार्डवेयर डेफिनेशन फाइल्स भी हैं। इसके अंदर हमारे हार्डवेयर की डिटेल है सारी। और अभी हमें करना ही होगा कि हमें एक एप्लीकेशन रन करनी होगी अपने जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम पे। और उस एप्लीकेशन के रन होने के बाद हमारा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और हमें क्लॉक देने लगेगा। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड सपोर्ट पैकेज बनाएंगे। बोर्ड सपोर्ट पैकेज इज़ लाइक अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स कस्टमाइज्ड टू प्रोवाइड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन। बोर्ड सपोर्ट पैकेज को आप एक तरह से समझ लीजिए कि एक कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स है जो आपके हार्डवेयर के लिए ड्राइवर्स जनरेट करता है। तो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कौन सा है जो हमने अभी अभी एक्सपोर्ट किया है, और सीपीयू कौन सा है, आर्म कॉर्टेक्स A53। ये जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग कोर्स हैं वो आर्म कोर्स हैं। और यहाँ इसको हम 64 बिट रहने देते हैं और इसको हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस सीपीयू के लिए BSP बोर्ड सपोर्ट पैकेज जनरेट हो जाएगा। और बोर्ड सपोर्ट पैकेज इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स फॉर दिस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। फिनिश। अच्छा, बोर्ड सपोर्ट पैकेज आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पे ये जनरेट हो रहा है और इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। और बोर्ड सपोर्ट पैकेज की सेटिंग्स में अगर आप आओगे तो ये यहाँ पे हमें UART की पोर्ट को 0 से 1 करना है ताकि हम डीबग मैसेज देख सकें। अगेन इसको मैंने मज़ीद डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें इसको 1 क्यों करना है। तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको 0 से 1 यहाँ क्यों करना है। क्योंकि मैं रिपीट करूँगा सारे कॉन्सेप्ट, तो ये इस वीडियो की की भी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती रहेगी। तो बोर्ड सपोर्ट पैकेज जनरेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन रन करनी है। तो हम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पे हम एक हेलो वर्ल्ड कप एप्लीकेशन लिखेंगे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, बेयर मेटल एप्लीकेशन है, तो हम इसको स्टैंड अलोन रहने देंगे। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म बिल्कुल ये वही प्लेटफॉर्म है जो हमने एक्सपोर्ट किया है विवाडो ब्लॉक डिज़ाइन से।
प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेसर जो है सिंगल कोर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम फ़िलहाल। तो ये सिंगल कोर यहाँ पे सेलेक्ट हुई हुई है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर मज़ीद कोर्स भी हैं, 0 1 2 3 4। दिस इज़ अ क्वाड कोर सिस्टम एंड दिस इज़ अ डुअल कोर सिस्टम एंड दिस इज़ PMU। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ सिंगल कोर सेलेक्ट किया है। लैंग्वेजेस आप सी ही रहने दें, या C++ आप दोनों कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट सी है तो हम सी ही लेके चलते हैं। कंपाइलर आप 64 बिट रहने दें। बोर्ड सपोर्ट पैकेज में ये यहाँ से हम पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू BSP। तो हमें न्यू करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी BSP यहाँ क्रिएट कर चुके हैं। तो हम यूज़ एग्जिस्टिंग BSP को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये एक हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे आओ, आप हेलो वर्ल्ड पे आओ और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है। हेलो वर्ल्ड, हेलो FPGA वर्ल्ड। तो एप्लीकेशन बन गई है और अभी हम चाहेंगे कि इस एप्लीकेशन को प्रोग्राम किया जाए अपने FPGA पे जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, इस एप्लीकेशन को उस पर रन किया जाए। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और हम आते हैं रन एज लॉन्च ऑन हार्डवेयर पे करेंगे तो डायरेक्टली रन हो जाएगी, लेकिन हम आते हैं रन कॉन्फ़िगरेशंस पे। रन कॉन्फ़िगरेशंस पे आते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खुल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे सिस्टम को रीसेट करूँ और APU को भी रीसेट करूँ। जो RPU है, APU इज़ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, RPU इज़ रियल टाइम प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वाड कोर सिस्टम है और ये डुअल कोर सिस्टम है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि अगर मैं पूरे सिस्टम को रीसेट करता हूँ तो ये प्रोग्राम FPGA का चेक भी खुद आ जाता है, क्योंकि आप बेसिकली FPGA की जो बिट फाइल है वो भी उससे इरेज हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें रीसेट हों और शुरू से चलें, ताकि कोई एरर ना रहे मेरे डिज़ाइन में। एप्लीकेशन पे मैं आता हूँ तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये चूँकि प्रोसेसिंग सिस्टम है, दिस इज़ अ प्रोसेसर कोर, और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने बनाया है, इस पर जो ELF फाइल जनरेट हुई है, दिस ELF फाइल, ये जो प्रोसेसर कोर है इस पे ये ELF फाइल एग्जीक्यूट हो रही होगी। और जो बिट फाइल है हमारी, ये जो बिट फाइल आप देख रहे हो, ये बिट फाइल हमारे FPGA फैब्रिक को कॉन्फ़िगर कर रही होगी। अगेन, ये जो बिट फाइल है, दिस इज़ फॉर आवर FPGA कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ कॉन्फ़िगरिंग द FPGA। और जो कोड चलेगा, ये जो हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है, ये जो एग्जीक्यूट होगा वो इस ELF फाइल के थ्रू होगा। सो देयर आर टू थिंग्स हियर। तो FPGA ऑन मैंने कर ही दिया था, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ और मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे कि मैं इस इंटरफेस के थ्रू भी FPGA को प्रोग्राम कर सकता हूँ। देखो आप, प्रोग्रामिंग FPGA यहाँ से हो रहा है। और अच्छा, एक चीज़ मैं करना भूल गया, जो जब आप FPGA बोर्ड कनेक्ट करते हो तो उसमें एक UART का कनेक्शन भी है, और मैंने इसको लोड किया है। UART COM4 पे कनेक्टेड है और बॉड रेट उसका ये है 115200। और इसको मैं पुटी टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये मैं ओपन करना भूल गया था, तो इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ ताकि मैं ये हेलो वर्ल्ड FPGA के मैसेज को भी देख सकूँ अपने पुटी टर्मिनल पे। तो मैं एक दफ़ा इसको फिर रन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ मैसेज शो होता है या नहीं। ओके, ये अगर आप पुटी टर्मिनल अगर आप ऑन नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपकी रन हो रही है FPGA पे। पुटी टर्मिनल तो मैं इसलिए ऑन मैंने किया है ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं कि आप मैसेजेस भी देख सकते हो, जो भी आप प्रिंट करोगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देख सकते हो कि पुटी ने इस मैसेज को शो कर दिया है। अगर मैं ये नहीं भी खोलता पुटी, तो एप्लीकेशन तो फिर भी रन होती ही FPGA पे।
और प्रोसेसिंग सिस्टम पे, और उस पुटी के बगैर भी मैं अपने प्रोजेक्ट को मेरे क्लॉक मिल जाती। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपनी डिवाइस को। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया है और इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। और यहाँ पे मुझे हार्डवेयर VIO का ऑप्शन आ रहा है और ये प्लस का बटन दिखा रहा है। और ये प्लस में मैं ऐड प्रोब्स करूँगा तो आप देख सकते हो कि तीनों प्रोब्स इधर शो हो गई हैं। और ये जो प्रोब की सेटिंग में कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका इंटरफेस भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं टॉगल बटन की तरह शो कर सकता हूँ और इसको मैं एक LED की तरह शो कर सकता हूँ कि लो वैल्यू पे रेड हो और हाई वैल्यू पे ग्रीन हो। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस बन गया है जैसा हमने यहाँ प्रेजेंटेशन में देखा था। तो इसको अब मैं इनपुट देता हूँ और इसको ग्रीन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया है, ये और गेट हमारा जो है वो बिल्कुल हमें सही आउटपुट दे रहा है और ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इस तरह से आप वर्चुअल आईओस को यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर। आपने देखा कि हमारे पास GPIOs नहीं थे इस बोर्ड के अंदर, लेकिन फिर भी हमने वर्चुअल आईओ की मदद से अपने अपने डिज़ाइन को टेस्ट कर लिया। और बहुत ही पावरफुल टूल है और मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ इसका अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर। और जो हमने ये SDK का जो वर्क फ्लो देखा है, जैसा मैंने कहा कि ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे क्लॉक चाहिए थी और क्लॉक मुझे सॉफ्टवेयर से मिल सकती थी, प्रोसेसिंग सिस्टम से मिल सकती थी। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक लंबा रूट लिया है। लेकिन अगर आपके पास ऑन बोर्ड क्लॉक है तो आप ऑन बोर्ड क्लॉक को ही इस्तेमाल कर सकते हो, आपको SDK पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर हमने यही डिस्कस किया है। और अगर आपके जो भी सवाल हों आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब आपको दूँ। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।